हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्या सिंह। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास सेवन्थ का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1। इस अकॉर्डिंग हम लोग ने क्लास सिक्स की जियोग्राफी फिनिश कर ली है एंड देन सेकेंड हम लोग का सेवन्थ है, फिर स्टेप वाइज हम लोग 8 चलेंगे। ऐसे हम और भी सीरीज लेके आएंगे और आप इसको बस देखिए और समझिए, इन चीज़ों को सुनिए। और एक से दो बार अगर आप एक बार देख लेते हैं दूसरे बार दो के स्किप देखिए। नॉर्मली ये चीज़ें क्या है, क्या इसमें कुछ की पॉइंट्स है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हो सकते हैं क्योंकि हम मेन पॉइंट को ही नहीं देखते। और मैंने इसमें अच्छे से डिस्कस किया है क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस फॉर 3 years। फर्स्ट चैप्टर पर्यावरण। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि इसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां उनके फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ आया कि मुलायम घास, गेंद के फूल और एवं तितलियां वाले विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। जाहिर सी बात है, जैसे कि आप जहाँ बचपन में खेलते हो और बहुत अच्छे से उस जगह पे आप पेड़ पौधों को देखते हो, लगाते हो, कभी कभी आप उसके नीचे बैठते हो पेड़ों के, और दूसरे दिन आप कभी जाओ और पता चले वो सब चीज़ें खत्म हो चुकी है, वहाँ पे एक बिल्डिंग बनने जा रही है, तो कितना दुख होता है कि अब हम कहाँ खेलेंगे, ये पेड़ पौधे हरियाली हमें कहाँ दिखेगी। तो उसके भी आंखों में आंसू आ गए। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताया कि सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो आप ये जिससे कह सकते हो, जो हमारे आसपास के वातावरण है वही हमारा पर्यावरण है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया कि रवि ने कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो हाँ, शिक्षक ने कहा कि लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताबें आदि। अब दो दो छात्र मिलकर के कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्राकृतिक एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। यहाँ पे मैं बता दूं, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्रकृति और पर्यावरण से कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करना, पानी को पात्र को एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तन में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण किया जाता है। मानव कार्य और मील और कारखानों और बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक और पर्यावरण में परिवर्तन करता है। रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक है। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण बदलना है। जाहिर सी बात है, अगर आप को पत्तल में खाना दिया जाए तो भी आप खाएंगे, लेकिन आपको प्लेट या बहुत डिजाइन डिजाइन की प्लेट दी जाए ना, तो आप पत्तल में नहीं खाओगे, आप डिजाइनर प्लेट में खाओ। क्यों? क्योंकि आपको उसमें अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, लेकिन वो जिस तरीके से बनकर के आया है, वो हमारे प्रकृति को नुकसान दे रहा है। तो लोग शौक और ज़रूरतों के चक्कर में वातावरण का नुकसान कर रहे हैं। जैसे आप कभी देखोगे, कार है, मैक्सिमम लोग के पास कार होता है दिल्ली में, लेकिन अगर वो सिंगल भी जा रहे हैं ना तो भी वो कार से ही जाएंगे, और वो विद फैमिली जा रहे हैं तो कार से जाना एक सुटेबल लगता है। बट अगर आप सिंगल जा रहे हो तो कार की क्या ज़रूरत है? वो तो चार लोग के जाने पे भी उतना ही धुआं देगी, एक लोग के जाने पे ही उतना धुआं देगी। तो लोगों को डीजल और पेट्रोल से इलेक्ट्रॉनिक की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, जिससे कि हमारे वातावरण में शुद्ध हो। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कोई कलर होता ना, तो आप किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते। इस समय इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है जिससे लोगों को अस्थमा, सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही है। अब जैसे कि आपको यहाँ पे प्राकृतिक और मानव निर्मित दिखाया गया है।
ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। या इसकी हाइलाइट करूंगा। जैसे जीवीय क्या है? सजीव प्राणी का संसार में, जैसे पादप एवं जंतु, आजीवीय निर्जीव पदार्थ जो संसार में स्थल है, मतलब जिसमें जान है वो जीवित है, जिसमें जान नहीं अजीब है। या प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। तो आप ये लाइन बहुत अच्छा है एक नए इंसान सर आर्टिकल में लिखने के पर्पज से कि एनवायरनमेंट को आप इस वर्ड से भी डिफाइन कर सकते, या प्राकृतिक में मानव निर्मित और परिघटनाओं का मिश्रण है। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियों, उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल जल स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल से आपस पहले ही परिचित होंगे कि आइए अब हम सब इसके संबंध में कुछ तथ्यों और जानकारी को प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परिपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है। यह मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, या पहाड़, पठार, मैदान आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियां वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव की बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करती है, या खनिज की संपदा का भी एक स्रोत है। स्थलमंडल के लिए आप ये लाइन बहुत अच्छा लिख सकते हैं। जैसे कि आप ये लिख रहे हो, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, इन तीनों को मिला दिया जाए तो वो जैव मंडल बनता है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल की विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के ने अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखा है, और यही सूर्य को झुलसने वाली गर्मी, हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। क्योंकि जब सूर्य की रोशनी आती है तो वो 100% सूर्य की रोशनी थोड़ी आती है, 50%, 51% तक वो आती है, और जितनी आती है उतनी ही वो वापस भी चली जाती है। ये चीज़ें मैं आगे के चैप्टर में आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी। कई प्रकार की गैसें, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित होते हैं वायुमंडल में। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर के जैव मंडल सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पादप जीव जंतु मिलकर, या पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन संभव बनाता है। परितंत्र क्या है? रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तो तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियलों के बगानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर में रहने वाले हीरे ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं। हम तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी मिलते हैं। रवि ने कहा। हीरे ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं उनके अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों को रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी एक दूसरे के साथ संबंध है? तो बिल्कुल बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित हैं। ये सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। जैसे कि कुछ पेड़ होते हैं जो साउथ में होते हैं,
जैसे लाल चंदन वो आपको साउथ में जहाँ बहुत मूसलाधार बारिश होती है, लेकिन वहीं जो आपको कैक्टस वगैरह होते हैं वो राजस्थान में होते हैं। कैक्टस साउथ में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहाँ पे बहुत भारी बारिश होती है। कैक्टस को ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं होती खाने की, वो बिना पानी के भी उग जाता है। इन साउथ में भी उगेगा, लेकिन आप उसको रोज़ पानी की देने की ज़रूरत नहीं है, उसको बहुत नीड भी होती है। तो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनको पानी की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो वैसी ही जगहों पे उग जाते हैं। जिनको पानी की ज़रूरत नहीं होती है, वो वैसी जगह पे उग जाते हैं। तो वो उनका एक परितंत्र होता है। जैसी उनकी संरचना होती है, उस जगह पे वो उगते हैं और उस जगह पे ढल जाते हैं। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से तल का भी एक परितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वह एक परितंत्र बनाता है? हाँ, उनका भी एक परितंत्र है। वहाँ पे कुछ गिलहरियाँ, चूहे, कीट वीट रहते होंगे, लेकिन वहाँ पे अब शेर तो नहीं है ना, तो उसका शेर का तो एक अलग परितंत्र होता है। इसी प्रकार जैसे एक समुद्र है, समुद्र का एक अलग परितंत्र होता है, तालाब का एक अलग परितंत्र होता है। ठीक है? कि जैसे मेढक है, अब मेढक को आप समुद्र में नहीं देखोगे, आप तालाब में ही देखोगे, नदी में ही देखोगे। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उनमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्राकृतिक अनुरूप बना लिया। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग एवं उसमें और परिवर्तन के करके कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन, स्थानीय जीवन जीना सीख लिया, पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यक से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति की आपको चावल की ज़रूरत है या मुझे मसाले की ज़रूरत है, एक दूसरे से लेन देन स्टार्ट हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्यिक विकास हुआ, औद्योगिक औद्योगिक क्रांति का आया, बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचक सूचना क्रांति से पूर्व में विश्व के संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने और उनका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने के लिए कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा, छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां से भूदृश्य एवं घरों एवं लोगों की क्रियाकलापों के चित्र बनाकर लाएंगे। हम्म, तो ये अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे एंड देखने के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।